अगर हमें 50 में 25 का पहला टारगेट करना है कि 25 कम से कम सही हो जाए, तो बच्चों उसके लिए फोकस करना है सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस पे। फिर इसमें से ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें कुछ कॉमन मिस्टेक हो गया, सर जो छोड़ा था वो छोड़ा ही था, वो तो नहीं किया है, जो किया है उसमें से गलत हो गया, ये नहीं होना चाहिए। फिर 11th में कुछ करना ही है तो आप पूरा 11th मत करो, आप बेसिकली क्या करो, 11th के कुछ सब टॉपिक्स कर लो हर चैप्टर का जो बार बार पूछा गया है। मेरे प्यारे बच्चों, एग्जाम को आखिरी 10 दिन बचे हुए हैं। मुझे पता है अब भाई साहब सांसें धड़कनें सब तेज हो गए होंगे, डर लगना शुरू हो गया होगा कि सर अब तो कुछ दिनों में हॉल टिकट भी आएगा, और उसमें भी फिजिक्स। भाई साहब ये तो सब्जेक्ट ही ऐसा है जिसके बारे में सुन के भी ऐसे भयानक सपने आते हैं, वो भी उस उम्र में जिस उम्र में किसी और के आने चाहिए। बच्चों आइए स्टेप बाय स्टेप पूरा करते हैं डिस्कस। फिजिक्स का डर, बच्चों जो फिजिक्स का डर है ये कोई ऐसा नया तुम्हारे साथ नहीं हुआ है भाई साहब, ये सबके लिए डिफ़िकल्ट है। ये सब्जेक्ट का नेचर ही ऐसा है, मैं भी मानता हूँ, सब मानते हैं कि फिजिक्स का नेचर डिफ़िकल्ट है। बट इसका फ़ायदा क्या है कि ये पूरे मोहल्ले के लिए डिफ़िकल्ट है, और पूरे मोहल्ले के लिए डिफ़िकल्ट होने की वजह से तभी तो बेसिकली ऐसा है कि 25 क्वेश्चन भी अगर सही हो जाए तो उसमें आपको 95 परसेंटाइल से ऊपर मार्क्स मिल जाते हैं। इसका मतलब क्या है, अगर हमें 50 में 25 का पहला टारगेट करना है कि 25 कम से कम सही हो जाए, तो बच्चों उसके लिए फोकस करना है सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस पे। ये मैं बार बार आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन, बिल्कुल इस पे ध्यान देना है, क्योंकि देखो डिफ़िकल्ट वाला छूट जाए, आसान वाला छूटना नहीं चाहिए। पहले हम घर में दिया जलाते हैं, बाद में मंदिर में जलाते हैं। इसका मतलब है बेसिकली कहने का दोस्त कि सवालों के सिलेक्शन पे बहुत ध्यान दीजिए। देखो बच्चा डिफ़िकल्ट सवाल करेगा ना तो टाइम भी जाएगा, और अगर गलती हो गया तो मार्क्स भी जाएगा। एग्ज़ाम में टाइम जाए तो मार्क्स ना जाए, मार्क्स जाए तो टाइम ना जाए। आइए अब देखो सिलसिलेवार ढंग से करते हैं सारी बातों का डिस्कशन। 3 तरह के बच्चे होते हैं। पहला धुरंधर, भाई साहब एक्सेलेंट 35+ हर टेस्ट में आया है, फुल टेस्ट बोलो पार्ट टेस्ट बोलो हमेशा बढ़िया नंबर आया है, ठीक है। दूसरा होता है खट्टा मीठा, मतलब सर थोड़ा सा अच्छा है थोड़ा सा बुरा है, सर हमारे मार्क्स 20 से 35 के बीच में कहीं आते हैं। तीसरा है अंधाधुन, टक 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 जय माता दी बी, ऐसे करने वाले। वो बच्चे जो बहुत ही पुअर हैं, फिजिक्स की पढ़ाई बहुत कम किया है, 5 से 20 नंबर तक ही आते हैं, इनफैक्ट 20 भी नहीं आते, 15 के अंदर रह जाते हैं। तीनों के लिए अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ डिटेल में कि तीनों अलग अलग कैटेगरी के बच्चों को क्या करना चाहिए। शुरू करते हैं धुरंधर से। भाई साहब देखो, आपको भी पता है कि आपका मेजॉरिटी सिलेबस हो गया है, और जब मेजॉरिटी में सिलेबस हो गया है तो आपको अब सिर्फ फोकस करनी चाहिए अपनी स्पीड पर। जी हाँ, और ऐसे बच्चों का अक्सर मैंने देखा है कि ये इतने ओवर कॉन्फिडेंस में आते हैं कि जिसकी वजह से अगर 1-2 क्वेश्चन गलत भी हो जाए तो गलत होने के बाद वो इसको अपने ईगो पे ले लेते हैं, मेरे सॉल्व कैसे नहीं होगा, ये चैप्टर मैंने बहुत अच्छे से किया था, मुझसे होना ही नहीं चाहिए। भाई साहब एग्ज़ाम में प्लीज़ हम्बल बन के रहिएगा। नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, वो अफसाना जिसे अंजाम तक ले जाना ना हो मुमकिन, उसे खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। छोड़ दीजिए उसको। अगर आप डिफ़िकल्ट पेपर भी आया तो भाई साहब अगर आप 50 में से अगर 46-47 भी कर लोगे ना तो भी 100 परसेंटाइल मिलेगा। मतलब आपके लिए भी 2-3 सवाल छोड़ने का है स्कोप फिजिक्स में। सो फिजिक्स में के सवालों से बिल्कुल लड़िएगा मत। हाँ जी, वही में लिखा हुआ है, डोंट पैनिक एंड लेट गो इफ़ एनी सम ट्रबल्स यू इन टेस्ट। अगर किसी टेस्ट में, फुल टेस्ट में या एक्चुअल पेपर में अगर कोई सवाल लग रहा है कि नहीं होगा सॉल्व, मत लड़ो, आगे बढ़ जाओ। डिफ़िकल्ट सवाल है ना, सॉल्व करके भी तो 1 ही नंबर मिलेगा। हो सकता है कि वो अगर नहीं सॉल्व किए होते तो जितना टाइम लगाया उस क्वेश्चन में आपने, उस टाइम में बाकी केमिस्ट्री और मैथ्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो जाते, शायद एक ज़्यादा सॉल्व हो जाते, तो आपका नुकसान हुआ ना फिर वो क्वेश्चन करके, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों को क्या करना चाहिए कि सर प्रैक्टिस कीजिए स्पीड का, क्योंकि ऐसे बच्चे वो होते हैं जिनका प्रिपरेशन अच्छा है। प्रिपरेशन अच्छा है ना तो क्या करना चाहिए भाई साहब, खूब प्रैक्टिस करो। इससे क्या होगा कि जब प्रैक्टिस करोगे ना, कैलकुलेशन पे ध्यान दोगे ना, तो अपने आप चीज़ें फास्ट होंगी तो कोई सवालों के छूटने का डर नहीं होगा। क्योंकि ऐसे बच्चों को ना सवालों को छूटने का बहुत डर होता है, और फिर एग्ज़ाम के बाद अगर सवाल छूट गया तो बहुत उनको तकलीफ भी होती है, बहुत दुख भी होता है। अरे सर आता था, थोड़ा टाइम और मिल गया होता तो बहुत अच्छा कर लेते सर, इस बारे में कह रहा हूँ। अच्छा, अब ऐसे बच्चे जो 35+ आते हैं, वो जो लास्ट के 15 मार्क्स कटते हैं वो कहाँ जाते हैं, कॉमन एरर्स क्या क्या है। पहला है बच्चों कैलकुलेशन मिस्टेक। बच्चा ना फिजिक्स के सवालों को रोमांटिक कहानी की तरह पढ़ता है। अच्छा n∅ = Li, n दिया है, फाई दिया है, l पूछा हुआ है, करंट का वैल्यू भी दिया है, निकाल लेंगे। अरे नहीं, निकालो लास्ट तक, हमेशा सम को लास्ट तक करना है बच्चा। कैलकुलेशंस मस्ट बी डन टिल एंड ऑफ द आंसर। जब तक आंसर ना आए तब तक कर रहा है कैलकुलेशन, ठीक है। सिली मिस्टेक्स अवॉइड कीजिए।
जो हर बार टेस्ट इतने सारे टेस्ट दिए हो और ये अवॉइड, ये कौन से मिस्टेक आपके हो रहे हैं, इसके लिए तो पार्ट टेस्ट फुल टेस्ट है। जैसे कि एक कॉमन मिस्टेक है, एक बॉल है m मास का, v स्पीड से गया, सेम स्पीड से टकरा गया और वापस आया दीवार टकराने के बाद, सीधा बोलता है चेंज इन मोमेंटम सर 0। अरे भाई चेंज इन मोमेंटम -2 mv, जाने का mv आने का -mv। तो ऐसे कॉमन मिस्टेक, कैलकुलेशन मिस्टेक जो आपसे हो रहे हैं उसको अवॉइड कीजिए, सो दैट ये आंकड़ा आपका 35 के ऊपर पहुंच सके, ठीक है, या 40 के ऊपर पहुंच सके फॉर दैट मैटर। और क्या है सर, फोकस ऑन फ्यू वीक एरियाज। अगर कुछ, मैं ये नहीं कहूँगा कि जिस बच्चे का 35 तक आ रहा है या 35 से ऊपर आ रहा है वो चैप्टर छोड़ दिया होगा, मोस्टली ऐसा बच्चा चैप्टर छोड़ता नहीं है। उसका क्या होता है, कुछ टॉपिक्स वीक रह जाते हैं, कुछ सब टॉपिक वीक रह जाते हैं, तो उनको करना ये चाहिए कि इन दिनों में जो वीक एरियाज हैं उसको भी आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करके, या ऐसे कॉमन मिस्टेक जहाँ हो रहे हैं कैलकुलेशन में, या कॉमन मिस्टेक किसी टॉपिक में हो रहे हैं, या उस टॉपिक से सवाल जब आता है तो डर लगता है, टाइम लगता है, ऐसे वीक एरियाज पे ध्यान देना चाहिए इंस्टेड ऑफ गोइंग टू फॉर द होल चैप्टर, है ना, ठीक है। और जितने भी फुल टेस्ट हो रहे हैं अब बच्चों, इसमें यही ध्यान दो कि ये फुल टेस्ट नहीं, आपके लिए एक्चुअली रियल एग्ज़ाम है। यही एग्ज़ाम है जो, क्योंकि देखो जो लास्ट के 10 दिन में होगा, एग्ज़ाम के दिन भी वही होने वाला है। उस दिन कोई नए आप नहीं बनने वाले हो, कोई नया दिमाग नहीं आने वाला है, जो प्रैक्टिस आपने किया इतने दिनों तक वही होने वाला है। सो फुल टेस्ट को बिल्कुल रियल एग्ज़ाम की तरह अटेम्प्ट देना है। अच्छा, अब है खट्टा मीठा। ऐसे बच्चे जिनका सर थोड़ा सा ना 30-35 के आसपास, 30 तक आ रहा है सर, और उसको इम्प्रूव करना है तो क्या करें, सबसे पहले कुछ ईजी चैप्टर्स या सब टॉपिक्स जो आपने पहले छोड़ दिए हैं, भाई साहब उस पर ध्यान दीजिए, उसको आपने कर लीजिए। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जो आपका स्ट्रेंथ है वो आपको गायब कर दो। अपनी स्ट्रेंथ को स्ट्रेंथ मेंटेन रखने हुए आपका जो वीकनेस है उसको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है, ये हमारा ध्यान होना चाहिए। हाँ जी, हाँ, अगर अभी भी आपको लगता है कि कुछ डिफ़िकल्ट टॉपिक्स हैं जो मुझे कभी नहीं आए, तो बच्चों उसके करने के चक्कर में जो ऑलरेडी आता हो उसको गंवाना नहीं है। इसीलिए मैंने एग्जाम्पल भी दिया है, लाइक मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, कुछ बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है, छोड़ सकते हो। वे ऑप्टिक्स बहुत सारे बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, अगर उसमें से कुछ चीज़ें डिफिकल्ट लग रही हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि इंस्टेड ऑफ लिविंग द होल चैप्टर जस्ट लीव फ्यू सब टॉपिक्स, या जस्ट डू फ्यू सब टॉपिक्स, कुछ टॉपिक कर लो। जैसे कि वे ऑप्टिक्स में हमेशा से सवाल पूछा जाता है कि फेज डिफरेंस से पाथ डिफरेंस कैसे निकाले, और उसके बाद रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फार्मूला क्या है फेज डिफरेंस के साथ। कभी कभी दोनों कंबाइन कर देता है कि पाथ डिफरेंस दिया होता है और वहाँ पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी पूछा होता है। तो उसमें करना क्या है, पहले पाथ डिफरेंस दिया है उससे फेज डिफरेंस निकालिए, फिर फेज डिफरेंस से आपको निकालना होता है रिजल्टेंट इंटेंसिटी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई बहुत ही डिफ़िकल्ट टॉपिक है या कोई बहुत डिफ़िकल्ट चैप्टर है जो आपने नहीं किया है, बच्चों उस पर फोकस मत कीजिए। जो आसान वाले चैप्टर हैं जो अब तक आपने नहीं किए हैं वो आप करना शुरू करो, थोड़ी सी प्रैक्टिस बढ़ाओ। देखो हमारा एम है धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा 2-4 नंबर आगे हो जाए, उससे परसेंटाइल पे बहुत लंबा फ़र्क पड़ेगा, है ना। तो जो स्ट्रेंथ है उसको मेंटेन रखते हुए जो वीकनेसेस है उसको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना, ये बच्चों हमारा गोल होना चाहिए इस कैटेगरी के बच्चों के लिए। आ रही बात समझ में? कुछ बहुत डिफिकल्ट लगे छोड़ दो, लेकिन जो आता हो फिर उसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ इसमें से गलत नहीं होगा, फिर इसमें कैलकुलेशन गलत नहीं होना चाहिए, फिर इसमें से ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें कुछ कॉमन मिस्टेक हो गया, सर जो छोड़ा था वो छोड़ा ही था, वो तो नहीं किया है, जो किया है उसमें से गलत हो गया, ये नहीं होना चाहिए फिर, क्योंकि आपके पास टाइम भी तो ज़्यादा है। बाकी बच्चों को 50 में 50 करने तो हैं, आपको तो 50 में 40 ही करने हैं। आपको पहले टारगेट है 40 आने चाहिए। तो जब आपको ज़्यादा समय मिल रहा है तो ध्यान देकर सो दैट कैलकुलेशन मेरर ना हो। आते हैं हाँ जी थर्ड, और उसके बाद एक और अगर कुछ बातें बताऊं तो बच्चों मैंने जैसा कि बताया, पढ़ा हुआ छूटे ना, नहीं पढ़े से आया एंड देन छूटा तो भी चलेगा, रिवीजन की बात बेसिकली मैंने कर ली है। हाँ, कुछ बच्चे बोलते हैं ऐसी कैटेगरी में कि सर अभी 12 वाला तो पढ़ लिया जितना हमने पढ़ना था, सर 11 का कुछ भी नहीं पढ़ा। तो मैं अब ये नहीं बोलूँगा कि 11 का पूरा पढ़ो, पॉसिबल नहीं है। आप कुछ सब टॉपिक्स पढ़ो, वैसे भी एक चैप्टर से एक सवाल आने वाला है। तो साउंड से जैसे कि डॉपलर्स इफेक्ट हमेशा क्वेश्चन पूछा गया है। अब पूरा चैप्टर मत पढ़ो 11th का, कुछ टॉपिक्स पढ़ो हर चैप्टर में से जिसमें से क्वेश्चन ज़्यादा आए हैं पीवाईक्यू देख के। सर साउंड डॉपलर्स इफेक्ट, भाई 2021 से लेकर 25 तक 5 सालों के पीवाईक्यू करे हैं हमने, किया राइट एंगल बैच में ना, तो उसमें से बहुत कुछ आपको समझ में आ जाएगा और हमें भी बहुत कुछ समझ में आ गया है कि किससे आएगा क्वेश्चन। डॉपलर्स इफेक्ट, रे ऑप्टिक्स से सर लेंस मेकर हमेशा पूछा जाता है, लेंस मेकर और वहीं से आता है लेंस इक्वेशन। सर लेंस मेकर्स इक्वेशन बहुत ज़्यादा इससे इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है रे ऑप्टिक्स से। सर सेमीकंडक्टर, वो जो है ना फॉरवर्ड बायस्ड एंड रिवर्स बायस्ड, जिसमें आइडियल डायोड की बात होती है कि फॉरवर्ड डायोड में आइडियल डायोड बिहेव करता है एक कंडक्टर की तरह, और अगर रिवर्स बायस में वही डायोड बन जाता है आइडियल इंसुलेटर की तरह, वो अलग।
जैसे कि ग्रेविटेशन में वो जो जी का वेरिएशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो वेरिएशन है ना, हाइट के साथ डेप्थ के साथ, वो बहुत बार पूछा गया है, उसमें परसेंटेज ऐड कर देता है। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, सबसे ज़रूरी क्या है सर, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस के थीटा एवरेज माइनस थीटा नॉट। सो जो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है, इससे बार बार सवाल पूछे गए हैं। तो मैं कहूँगा आपके लिए अगर कुछ चैप्टर बढ़ाना ही है, 11th में कुछ करना ही है, तो आप पूरा 11th मत करो, आप बेसिकली क्या करो, 11th के कुछ सब टॉपिक्स कर लो हर चैप्टर का जो बार बार पूछा गया है। हाँ जी, और अब वेक्टर की बात करूं तो वेक्टर में सब जो पहला रिजल्टेंट वाला फार्मूला है वो वाला। एरर्स में हमेशा ये होता है, गलतियां हमेशा ऐड होती हैं सर। डेल्टा पी बाई पी इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स, जो पावर है वो सामने आके मल्टीप्लाई होता है, गलतियां हमेशा ऐड होती हैं, प्लस z इंटू क्या, एरर इन c बाई सी। ये मेन फार्मूला है जो आपको पता होना चाहिए, है ना। अगर परसेंटेज निकालना हो तो इसी को हमें क्या करना है, इंटू 100 से मल्टीप्लाई यहाँ करना है और यहाँ करना है। मतलब ये 11th के कुछ चैप्टर्स मैंने बता दिए जिसमें से कुछ टॉपिक बहुत ज़रूरी हैं जिस पे सवाल बार बार पूछे जाते हैं, है ना। तो आप ये कर सकते हो। अच्छा, अब आखिरी बारी आती है, सर हम बच्चों को बताओ, जो मेजॉरिटी हम हैं, कि सर हमने तो अंधाधुन फायर किया है, अभी तक पढ़ा नहीं है, बस प्रोबेबिलिटी से जो भी आ गए सर आ गए, बाकी तुक्का ही मारा है। बच्चों, पूरा सिलेबस ना करने का वक्त है अब, और ना तुम्हें करना चाहिए। क्या करना चाहिए, फोकस ऑन इजी चैप्टर्स। तो सर इजी कौन कौन से हैं? फिजिक्स में सर सबसे इजी सर मैग्नेटिज्म, सर उसके बाद सर करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये क्लास 12 के चैप्टर्स। सर डुअल नेचर ऑफ मैटर रेडिएशन, सर डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन ये चैप्टर है। केटीजी का फ़ायदा क्या होता है कि सर फिजिक्स में भी पढ़ोगे, केमिस्ट्री में पढ़ लोगे, और अगर केटीजी कर लिया तो सर थर्मोडायनेमिक्स, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स भी दोनों जगह पढ़ोगे, एक जगह फ़ायदा मिलेगा, दो जगह फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में, है कि नहीं। सो मैग्नेटिज्म, करंट, सर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, हाँ सर वो तो पहले से पढ़ा था केमिस्ट्री में भी और सर फिजिक्स में भी है, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सर सेमीकंडक्टर भी थोड़ा बड़ा भले ही है लेकिन डिफिकल्ट नहीं है, इससे भी सवाल आते हैं। मतलब मॉडर्न फिजिक्स बिल्कुल ही नहीं छोड़ना है, ऐसा कहने का मतलब है। इतना कर रहे हो ना, तो जो कर रहे हो एकदम अच्छे से करो ताकि इसमें कुछ गलती ना हो। क्योंकि भाई एक बात बताओ, ये सब कर लोगे तो 14-15 क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे, फिर उसके बाद अगर मान लो कि 25% का प्रोबेबिलिटी भी लेते हो रिमेनिंग क्वेश्चन में, तो 7 से 8 वहाँ हो जाएंगे। किसी भी तरीके से 20 के पार चले जाओगे तो इतना तो कंफर्म है कि 90 से 95% के बीच में आ जाएगा फिजिक्स में, है कि नहीं। तो अब जब पता है कि इतने ही चैप्टर करने हैं, मतलब हमें 50 में सिर्फ 15 ही सॉल्व करने हैं, बाकी तुक्का मारना है, तो वो 15 फिर ऐसा करो कि टाइम का लिमिट तो है नहीं, बहुत समय आपके पास सर, 50 का टाइम आपको 15 में ही सिर्फ देना है। तो उस जगह पे ऐसा पढ़ो कि सर इससे जब कुछ आएगा तो मैं नहीं छोड़ूंगा या मैं नहीं छोड़ूंगी। आई बात समझ में। और दूसरा बात, सर जो भी आपने रिवाइज किया है अभी तक वो अच्छे से पढ़ो, इस डर में कि सर हमने तो कुछ नहीं पढ़ा, हमारा तो सिलेबस ही ख़त्म नहीं हुआ, इसने इतना पढ़ के भी क्या होगा। नहीं, जितना पढ़े हो उसको रिवाइज़ करो, अच्छे से रिवाइज़ करो, क्योंकि आपका भरोसा, आप समझिए आप सिर्फ और सिर्फ इसी पे खेल रहे हो। या आपका कोई ऐसा चैप्टर होगा जो आपने पढ़ लिया है और इस लिस्ट में नहीं है, तो आप उसको भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। कई सारे बच्चे हैं जो रोटेशनल डायनामिक्स बहुत अच्छे से करते हैं, क्योंकि वो पहला चैप्टर होता है, पहला होता है ना। तो अगर आपने रोटेशन किया है तो अब इसमें ऐड कर लो उसको चीज़ को। अगर आपको थर्मोडायनामिक्स डिफिकल्ट लगता है आप उसको हटा सकते हो। मेरा कहने का मतलब है ये आपके सीक्वेंस में होना चाहिए, मतलब आपने जो किया है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। बट जो आपको आसान लगता हो, जो पहले कहीं ना कहीं, देखो अगर पहले कहीं ना कहीं मेहनत किया है ना, तो उसको लास्ट में रिवाइज़ करने से अगर वो 100% ठप्पा लग सकता है कि हाँ सवाल सॉल्व हो जाएंगे, तो आपको ज़रूर करना चाहिए। कहीं ना कहीं पहले की गई मेहनत उसको एग्ज़ाम के समय ना रिवाइज़ करके उसको बर्बाद मत होने देना, ठीक है। चलिए, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ थैंक यू।